पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको लगता है आर्टिकल कंफ्यूज कर देते हैं, जजमेंट याद नहीं रहते और कॉन्स्टिट्यूशन बोरिंग लगता है। वेलकम टू डी कोडिंग पॉलिटी। मैं हूं सैयद यासर अली और ये चैनल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो पॉलिटी को रटना नहीं समझना चाहते हैं। यहाँ हम पॉलिटी को 3 स्टेप्स में डिकोड करेंगे: कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट और एप्लीकेशन। एनसीईआरटी से हम यहाँ क्लैरिटी लेंगे, लक्ष्मीकांत से स्ट्रक्चर, और लक्ष्मीकांत के अलावा हम सुभाष कश्यप से भी इसमें आपके कई सारी चीज़ें कवर करी हैं। करंट अफेयर से सारे टॉपिक्स को लिंकेज करेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। इस चैनल पर हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट पॉलिटी सिलेबस स्टेप बाय स्टेप। आपको इस चैनल पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो सब बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप पॉलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो डिकोडिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटी के पूरे सिलेबस को हमने 10 पिलर्स में डिवाइड कर रखा है। आपके सामने 10 पिलर मौजूद हैं। इन 10 के 10 पिलर को हम डिटेल में और आसान भाषा में जानेंगे। पिलर 1 हिस्टोरिकल फाउंडेशन, आपके सामने सारे के सारे पिलर्स मौजूद हैं। आज या जिस पिलर से हम शुरुआत करेंगे वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हमने 6 टॉपिक रखे हैं। संविधान क्या है, संविधान के स्रोत, संविधान सभा का निर्माण, संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और संविधान की विशेषताएं, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका अंत या प्रीएम्बल इसका लास्ट टॉपिक हो। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड टॉपिक है हमारा संविधान सभा का निर्माण, संविधानवाद क्या होता है, संवैधानिक कानून क्या होते हैं, संविधान के सोर्स, भारतीय संविधान के सोर्स, और अंत में आज के लेक्चर के आधार पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हम उनको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के कार्य। संविधान का पहला फंक्शन होता है लोगों के बीच में समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो हम सब एक समाज में रहते हैं, लेकिन हम सबकी इंटरेस्ट और नीड्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक ग्रुप को लाउड म्यूजिक पसंद हो सकता है और दूसरा ग्रुप शांति चाहता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा? यही वजह है कि हमको एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें चाहिए होती है, एक कॉमन सिस्टम जिसके थ्रू सब लोग मिलकर रह सके। यही काम करता है हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ही वही कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। वो कुछ बेसिक रूल्स देता है जिनके अकॉर्डिंग सबको चलना होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल सबके लिए सेम होते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन सब सिटीजन के लिए गाइड का काम करता है। कॉमन रूल्स, ये रूल्स बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत, और अगर डिस्प्यूट हो तो उसका हल कैसे निकालें। तो जब सब लोग सेम रूल फॉलो करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और सोसाइटी में पीसफुल को एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फंक्शन है एक कॉमन रूल बुक प्रोवाइड करना, जिससे समाज में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। संविधान का अब हम दूसरा काम पढ़ेंगे, सेकंड वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा काम होता है ये बताना कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है और गवर्नमेंट कैसे बनेगी, मतलब कौन रूल करेगा, कैसे रूल करेगा और किस प्रोसेस से सरकार बनेगी।
किस प्रोसेस से सरकार बनेगी, ये सब क्लियर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बताता है कि सोसाइटी में पावर का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा कि कानून क्या होंगे। अलग अलग देशों में इसके जवाब अलग होते हैं। जैसे मोनार्की में राजा महाराजा का जहां शासन होता है वहां पर राजा डिसाइड करता है। दूसरा सिंगल पार्टी रूल कंट्री जैसे कि एट परसेंट चाइना, और पूर्व में यूएसएसआर भी यहाँ वहां पर सिंगल पार्टी रूल था, तो वहां पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास ही ये सब पावर होती है। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लाइक इन इंडिया ये पावर होती है आम जनता के पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है और पार्लियामेंट को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंडर ही ऑर्गेनाइज किया गया है। उस पार्लियामेंट को लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, संविधान की व्याख्या की जाती है और कानून बनाए जाते हैं। ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। संविधान के दूसरे कार्य के अंदर ही एक और फंक्शन है, वो है पावर एलोकेशन, यानी शक्ति का वितरण। कॉन्स्टिट्यूशन यह इंश्योर करता है कि पूरी पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, बल्कि अलग अलग ऑर्गन के बीच प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो। सबसे पहले आती है, अब ये किन किन अंगों में पावर डिवाइड होती है। सबसे पहला अंग है विधायिका। इसका काम है लॉ बनाना, बजट पास करना और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखना। इंडिया में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अगर हम दूसरे अंग की या दूसरे ऑर्गन की बात करें, वो कहलाया जाता है कार्यपालिका। इसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और पॉलिसी डिसीजन लेना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव का ही एक हिस्सा होते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑर्गन है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। इसका रोल है लॉ की इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट का सॉल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और विधायिका पर दोनों पर चेक और कंट्रोल करती है। संविधान ही इन तीनों अंगों की शक्तियों को डिफाइन करता है और इन तीनों अंगों की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसे होंगी ये भी डिफाइन करता है। जैसे कि ये हमने आपको दे रखा है, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन इसमें होता है, वो है पावर एलोकेशन का सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहां पर हम समझाते हैं। इसमें शक्ति का आवंटन 3 सूचियों के आधार पर होता है। ये सूची है यूनियन लिस्ट, राज्य की सूची और कंकरेंट लिस्ट, यानी कुछ सब्जेक्ट इन तीनों सूचियों में डिवाइड होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें अनुसूची में ये सारी चीजें दे रखी हैं। लॉ मेकिंग पावर को यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइड करता है। इसमें सबसे पहले आता है ये यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट पर सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये सब्जेक्ट होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे। इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रॉन्ग सेंटर और नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इस पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है। ये सब्जेक्ट होते हैं लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि पुलिस,
पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। इससे स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिलती है और ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस स्ट्रांग होता है। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग है कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इस पर यूनियन और स्टेट दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉ और मैरिज। लेकिन अगर यूनियन और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यूनियन लॉ ही चलेगा, यूनियन लॉ ही माना जाएगा। संविधान का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट की पावर पर फंडामेंटल लिमिट्स लगाना। मतलब सरकार के पास पावर है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं हो सकती। कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जिनको कोई भी गवर्नमेंट क्रॉस नहीं कर सकती। अब सवाल आता है, लिमिट लगाने की जरूरत क्यों होती है? लिमिट लगाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना काफी नहीं, क्योंकि एक लॉफुल गवर्नमेंट यानी चुनी हुई गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे कानून बना सकती है जो अनजस्ट हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट को पावर तो मिलेगी, लेकिन उस पावर पर कंट्रोल भी होगा। अब ये लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं? ये लिमिट्स लगाई जाती हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। ये राइट्स बताते हैं कि स्टेट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नॉर्मली कोई भी सरकार फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, चाहे वो मेजॉरिटी की हो, चाहे वो इलेक्टेड भी हो। सिर्फ इमरजेंसी के टाइम कुछ राइट्स टेम्परेरीली रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन इवन इमरजेंसी के भी लिमिट्स होते हैं। इसका फाइनल एसेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, स्टेट की पावर को लिमिट करके। पावर स्टेट के पास होती है, लेकिन डिग्निटी, लिबर्टी और राइट्स सिटीजन के पास रहते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की एक कोर है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट आइडिया यही है। अब हम संविधान के चौथे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जो कि है गवर्नमेंट को एम्पावर करना, शक्ति देना, ताकि वो सोसाइटी की आकांक्षाओं या एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके और एक जस्ट सोशल ऑर्डर स्टैब्लिश कर सके। अगर हम हिस्टोरिकल कंपैरिजन करें तो ओल्डर यानी कि पुराने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में फोकस जो था वो गवर्नमेंट को लिमिट करना था, पावर पे चेक लगाना, ताकि स्टेट ऑपरेसिव या दमनकारी राज्य ना बन जाए। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो सिर्फ पावर को रोकने का काम नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट को एक्ट करने की पावर भी देते हैं, क्योंकि बिना एक्शन के सोशल जस्टिस कभी खत्म नहीं होता। इसी कॉन्टेक्स्ट में हर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सोसाइटी की कोर एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। जैसे इंडिया में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पूरी तरीके से अबॉलिशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी देता है कि वो इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को एक्टिवली रिमूव करे। यहाँ स्टेट एक सिर्फ पैसिव स्पेक्टेटर नहीं, बल्कि एक एजेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस अप्रोच का बेस्ट एग्जाम्पल है। यह सिर्फ राइट्स नहीं देता, बल्कि पॉजिटिव वेलफेयर मेजर का प्रोविजन भी करता है। जैसे रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम। इनमें से कुछ मेजर्स एनफोर्सेबल होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जिनको कोर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट और एनफोर्स किया जा सकता है। इस स्लाइड से हम फाइनल टेक अवे ये ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिमिटेशन का डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट का इंस्ट्रूमेंट भी है।
ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कुछ पॉजिटिव, जस्ट और इक्वल एक्शन लेने के लिए, जिससे हमारी सोसाइटी इक्वल और ह्यूमन सोसाइटी बनने में मदद करे। और यही मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक एसेंस भी है। संविधान हमारी एक साझी राजनीतिक पहचान भी बनाता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी, कैसे ये साझी राजनीतिक विरासत हमारी बनाता है, पहचान बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, जहां हम अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक नेशन के सिटीजन बन जाते हैं। लोग गवर्नेंस के बेसिक रूल्स पर सहमत होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, राइट्स, लॉ मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सब लोग एक सोशल पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं। समझौते के जरिए एक ऐसी राजनीतिक पहचान का निर्माण होता है। ये आइडेंटिटी किसी एक ग्रुप की नहीं होती, बल्कि सभी लोगों को के म्यूचुअल अग्रीमेंट से बनती है। ये एक कलेक्टिव कमिटमेंट होती है। पहले से जाति, धर्म, भाषा की पहचान होती है, लेकिन संविधान से एक राजनीतिक पहचान भी मिलती है। लोग अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन सिटीजन के रूप में उनका एक नया आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बनाया जाता है। इसके साथ साथ संविधान मौलिक मूल्यों के जरिए एक नैतिक पहचान भी देता है, जैसे न्याय, समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये वैल्यूज हमें बताते हैं कि देश के रूप में हम किन किन चीजों पर विश्वास या बिलीव रखते हैं। इसके साथ साथ संविधान बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अलाउड है और क्या नहीं। इसका मतलब कानून के तहत क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये क्लियरली डिफाइन होता है। ये समाज के साझे नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। संविधान को एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं, ये पूरे समाज का एक कलेक्टिव मोरल विजन का रिफ्लेक्शन होता है। ये देश की राष्ट्रीय पहचान को अलग अलग रूप में दर्शाता है। हर देश का संविधान अलग होता है, पर कुछ बेसिक चीजें कॉमन होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मनी जो है वो एथनिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है, लेकिन इंडिया सिविक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए सभी नागरिक एक समान है। अंत में हम यही कह सकते हैं, संविधान सिर्फ एक लॉ बुक नहीं है, ये हमारी नेशनल और मोरल आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन भी है। ये बताता है कि हम कौन हैं, किस वैल्यू सिस्टम पर हम खड़े हैं और किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। अब हम जानेंगे संविधान, किसी भी देश का संविधान लागू कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकप्रिय आंदोलन के द्वारा संविधान का लागू होना, जैसे इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका। इन देशों में लोगों के डिमांड और पार्टिसिपेशन से कॉन्स्टिट्यूशन एक मास मूवमेंट के रिजल्ट के रूप में बना। विश्वसनीय नेताओं के द्वारा ये बनाया गया, जैसे संविधान सभा। भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे लीडर ने संविधान बनाया, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, जिनके डिसीजन पर लोगों को भरोसा था। संविधान तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें सभी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो और लोगों को लगे कि यह उनकी आवाज है। राष्ट्रीय आंदोलन से ये आवाज लोगों को मिलती है और वैधता भी लोगों से मिलती है। इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल ने संविधान को एक मोरल लेजिटिमेसी दी, लोगों ने इसे अपना समझा। ये राष्ट्रीय सहमति को रिफ्लेक्ट करता है। संविधान, जैसे भारत का संविधान बना है, सामाजिक जरूरत के हिसाब से बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है। यस, एक ऐसा संविधान जो डायनामिक हो, इंक्लूसिव हो और टाइम के साथ अडेप्ट कर सके, वही सफल होता है। अब एक और टाइप का संविधान की बात करते हैं, जो इलीट्स के जरिए ये थोपा गया संविधान, जैसे कि मिलिट्री रिजाइम्स, जहां संविधान लोगों से बिना पूछे बनाया गया हो, वहां पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पर ही रह जाता है, रियल लाइफ में उसे इग्नोर किया जाता है।
उसमें सिर्फ न्यायहीन, अनजस्ट और कागजी संविधान होता है। लोग रिफॉर्म की बात नहीं कर पाते हैं ऐसी संविधान वाले देशों में। एनफोर्समेंट यानी कि कानून का पालन बहुत वीक होता है। कानून कानून का लागू करना भी बहुत वीक होता है। संविधान डिसरिगार्ड हो जाता है, लोगों के मन से उतर जाता है। संविधान तभी इफेक्टिव होता है जब उसका सोर्स लोगों का ट्रस्ट हो, बनाते वक्त सबकी आवाज शामिल हो और वो समय के साथ बदलने की क्षमता। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान में दर्शाए गए कुछ मूल सिद्धांत। पहला सिद्धांत है इंक्लूसिविटी या समावेशिता। संविधान सभी वर्गों को शामिल करता है। संविधान सभी वर्गों को शामिल करता है। हर सामाजिक, धार्मिक, लिंगिक और जातीय ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर कमजोर वर्ग जैसे एससी एसटीज के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और जॉब में सीट्स रिजर्व होना, यह इंश्योर करता है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। दूसरा है दमन से सुरक्षा। स्थायी बहुमत भी अल्पसंख्यकों को दबा नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को सिस्टमैटिक ऑपरेशन से बचाता है, सिस्टमैटिक दमन से बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कानून किसी धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर भेदभाव मना है। इक्वल डिग्निटी सबके लिए है। तीसरा है विशेष अधिकार से बचाव। सत्ता कुछ ही लोगों जैसे अमीर, फौज या राजशाही के हाथों में सीमित नहीं होती। पावर डिसेंट्रलाइज या सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और हर नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर टर्म लिमिट फॉर लीडर्स, नेताओं के कार्यकाल की सीमा। कोई एक नेता हमेशा के लिए पावर में नहीं रह सकता। लोकतंत्र का मूल मंत्र है जनता सबसे ऊपर। पहचान की सुरक्षा में किसी भी समुदाय की भाषा, धर्म या संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। संविधान डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, सप्रेस नहीं। फेडरलिज्म एंड ऑटोनॉमी, संघवाद और स्वायत्तता के प्रधान। स्टेट्स को अपनी भाषा और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार। एकता में अनेकता का असली रूप यही कहलाया जाता है। पूर्ण न्याय का ढांचा समझ लेते हैं। पूर्ण न्याय ना सही पर न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। जस्टिस सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी है। ये प्रोसेस फेयर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सरकार से अलग हो और सबका न्याय करे। रूल्स ऑफ लॉ सब पर लागू होता है। लास्ट में फ्रीडम एंड इक्वालिटी में क्या है दे रखा है, इसमें व्यक्ति की आज़ादी और समुदाय की समानता के बीच संतुलन बनाता है हमारा संविधान। संविधान इंश्योर करता है कि आप अपने विचार, धर्म, व्यक्ति के रूप में आज़ाद हों, साथ ही सबके साथ समान व्यवहार भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर फंडामेंटल राइट्स जैसे स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पर्सनल लिबर्टी और सोशल जस्टिस दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। हमारा संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं, ये एक वैल्यू सिस्टम है जो हर नागरिक के अधिकारों, सम्मान और पहचान को सुरक्षित करता है। एक आज़ाद, सामाजिक और न्यायिक भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मार्गदर्शक है। आइए अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की तरफ चलेंगे आगे हम, जिसके 2 या 3 चरण हैं। पहले चरण में क्या क्या होता है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान। संविधान के पहले चरण के दौरान 1934 में कम्युनिस्ट लीडर एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का एक आइडिया दिया जिसमें कहा गया लोकतांत्रिक संविधान जनता के द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग, कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी और कहा हमें अपना संविधान खुद बनाना होगा बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के। 1938 में नेहरू की घोषणा। पंडित नेहरू ने इस दौरान कहा संविधान बनेगा एक वयस्क मत अधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए
बिना किसी फॉरेन इंटरफेरेंस के। ये एक बोल्ड और क्लियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रयास। ब्रिटिश क्रिप्स मिशन ने एक समझौता प्रपोज किया। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट किया। उनकी डिमांड थी दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स समझौता को मना कर दिया। आते आते अब आता है 1946। कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लेकिन माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए सेफगार्ड होंगे। तो कुछ हद तक इस चीज को माना है। अब इसके दूसरे चरण में क्या होता है जानते हैं। दिसंबर 1946 में फर्स्ट सिटिंग हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। अनडिवाइडेड इंडिया के लिए ये सभा बनी थी। मेंबर्स ब्रिटिश और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स दोनों से इसमें शामिल थे। अब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, इस सभा का पुनर्गठन किया गया। नए कुल 299 सदस्य इस सभा में मौजूद थे। मुस्लिम लीग के बहुत से मेंबर पाकिस्तान चले गए। अगर इस सभा की हम रचना की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, 292 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से मौजूद थे। इसमें ये सभी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रोविंशियल असेंबली के जरिए इनडायरेक्ट चुने गए थे। याद रखिए, संविधान सभा का निर्माण डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं किया गया। इन लोगों को जो चुना गया वो इनडायरेक्ट प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा चुना गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के नेतृत्व जैसा कि सब जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करा था। इसमें 11 सेशन में 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इसमें काम चला। हर क्लॉज पर बहस हुई और हर आइडिया पर विचार हुआ। फाइनली वो दिन आ ही जाता है 26 नवंबर 1949 का दिन। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और अडॉप्ट कर लिया गया। उस समय जितने मेंबर मौजूद थे 284, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। वी द पीपल के नाम पर एक नए भारत का संकल्प लिया गया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र बना। इसीलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। संविधान सभा ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया बल्कि एक इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और विजनरी भारत की नींव रखी। आइए अब हम बात करेंगे संविधान सभा की संरचना की। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हुआ था, जो कि नवंबर 1946 में आया था। इसका मेन पर्पस था एक ऐसा बॉडी बनाना जो स्वतंत्र भारत का संविधान ड्राफ्ट कर सके। अब याद रखिए, इसमें टोटल सीट्स थी 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थी और 93 सीट्स वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अब इसका पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या था। सीट एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया था। हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट दी गई ताकि रिप्रेजेंटेशन फेयर हो और हर रीजन की आवाज इसमें मौजूद हो। इस दौरान सीटें जो डिवाइड की गई वो मुस्लिम, सिख्स और जनरल कैटेगरी में सीट्स का वितरण हुआ। इससे इंश्योर किया गया कि सभी रिलीजियस और सोशल ग्रुप की आवाज संविधान में मौजूद हो। यस, डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं हुआ, ये याद रखिए। ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल असेंबली ने इन मेंबर्स को इलेक्ट किया यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हर पार्टी को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से सीट मिलती थी, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसमें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देते थे। प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर राजाओं द्वारा
नॉमिनेट किए गए। अब अगर हम इलेक्शन रिजल्ट की बात करें, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 208 सीटें संविधान सभा के चुनाव में जीती। इससे उनको ड्राफ्टिंग में मेजॉरिटी मिली। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें इस दौरान इस चुनाव में मिली। अदर्स को 15 सीटें, जिसमें एससी एसटी और अलग अलग रीजनल ग्रुप के लोग शामिल थे। यह असेंबली सिर्फ एक इलीट बॉडी नहीं थी, इसमें सभी बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। एससी एसटी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, लॉयर्स, टीचर्स और फ्रीडम फाइटर्स। यह इंश्योर करता था कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी भारतीयों की आकांक्षाओं का दस्तावेज बने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक डाइवर्स, डेमोक्रेटिक और विजनरी बॉडी थी। उसने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है और एक समावेशी राष्ट्र की नींव रखता है। अब अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और आगे बढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी समझ लेते हैं, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन ध्यान रहे, ये ब्रिटिश इंडिया था और पूरे देश में ब्रिटिश रूल था। पहली मीटिंग में सिर्फ 211 लोग आए थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया। उनका कहना था कि वो अलग पाकिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पहली मीटिंग को चेयर किया डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा ने, जो कि एक सीनियर और रेस्पेक्टेड लॉयर थे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए। थोड़ी देर बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेमोक्रेसी का एक और एग्जाम्पल था। वाइस प्रेसिडेंट भी चूज किए गए ताकि लीडरशिप इंक्लूसिव हो। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे एक वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एक क्रिश्चियन लीडर थे और वी.टी. कृष्णमाचारी एक एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते थे। यह इंश्योर करता था कि असेंबली ट्रूली डाइवर्स और ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ काम कर सके। अब बारी आती है कि हिस्टोरिकल मोमेंट की 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसे बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका क्या मतलब था? ये एक विजन डॉक्यूमेंट था, एक ब्लूप्रिंट जो बताता था कि भारत का संविधान किस वैल्यू सिस्टम पर काम करेगा। समझते हैं इस रिजोल्यूशन के मुख्य पॉइंट। इंडिपेंडेंस, भारत एक आजाद देश बनेगा। यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत एक संघ होगा जहां स्टेट या राज्य एकजुट रहेंगे। सोवरेनिटी फ्रॉम पीपल, यानी सत्ता जनता के पास होगी। फंडामेंटल राइट्स, हर नागरिक को कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा मिलेगी। देश की एकता और अखंडता बनाई जाएगी। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम करेगा। ये सभी वैल्यूज बाद में हमारी प्रियम्बल का फाउंडेशन बने। 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिए गए। इसका मतलब था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग इसी विजन के अकॉर्डिंग होगा। इस रिजोल्यूशन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बना। जो विजन यहां दिया गया वही बाद में प्रियम्बल में लिखा गया। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइए अब जानते हैं हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद संविधान सभा में या इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस। सबसे पहले, फुल सोवरेनिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था।
पूर्ण संप्रभुता, इसका क्या मतलब है? इस एक्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी खत्म हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर मिल गई कि वो अपना खुद का संविधान बना सकती थी, चाहे तो ब्रिटिश लॉ को बदल भी सकती थी या कंप्लीटली अबॉलिश भी कर सकती थी। पहली बार इंडिया में कोई बॉडी थी जिसे लीगली अपने भविष्य डिफाइन करने का पूरा हक मिला। दूसरा है डुअल रोल ऑफ असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ संविधान बनाना नहीं था, इसने दो दो रोल निभाए। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब संविधान सभा एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करती थी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। चेयरपर्सन थे इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी बनी, डिबेट्स हुई, प्रोविजन डिसाइड हुए। और दूसरा रोल जो संविधान सभा का था वो था एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इस फॉर्म में असेंबली ने डेली गवर्नेंस के लिए ऑर्डिनरी लॉ भी बनाए। जब संविधान सभा एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी तो उस टाइम इनके चेयरपर्सन हुआ करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये डुअल रोल 26 नवंबर 1949 तक जारी रहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग का विड्रॉल। मुस्लिम लीग के सदस्यों का हटना पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बन गया और नेचुरली जो एरियाज पाकिस्तान का पार्ट बने वहां के मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली से रिजाइन कर दिया। इससे असेंबली की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में 296 से घटकर हो गए 229। प्रिंसली स्टेट या रियासतों में से सीट घटकर 93 से हो गए 70। पर इसका पॉजिटिव साइड ये था कि अब असेंबली और फोकस्ड हो गई थी सिर्फ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करने के लिए। संविधान बनाने के साथ साथ कुछ अदर फंक्शन जो कि संविधान सभा ने निभाए उनको भी हम जानते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ मेंबरशिप फाइनलाइज किया गया इसमें। इसको कि ये क्या होता है भाई, इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर है। क्यों? टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा काम जो हुआ, इसने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जो कि डेट थी 22 जुलाई 1947 को। टू मेंटेन, ये हमारा नेशनल फ्लैग है केसरी वाइट ग्रीन विद चक्र। ये पिंगाली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए गए भारतीय संविधान में। अब अगर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों ही को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन सिर्फ जन गण मन ही ऑफिशियली गाया जाता है, ना कि वंदे मातरम। और इसके साथ साथ एक पांचवा इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि 24 जनवरी 1950 को ही पहले भारतीय राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा ने चुना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा का कार्यकाल 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चलता रहा। इन्होंने इतने दिनों में संविधान बनाया। संविधान सभा ने इस दौरान लगभग
लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा और उनकी बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की। मात्र 114 दिन तक का समय लगा टोटल ये सेटिंग चलने में, मसौदा तैयार, संविधान तैयार करने में। इस दौरान पूरी लागत लगभग 64 लाख रुपए की आई संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ बात करते हैं। इसका जो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अन्य मेंबर जो थे इसके, उनको भी हम जान लेते हैं बारी बारी से। मेंबर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी। ये सब संविधान सभा के मेंबर थे। पहला ड्राफ्ट जो पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में, जिसको इस ड्राफ्ट को पेश करने के बाद 8 महीने का समय दिया गया जनता को कि वो इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन कर सके। दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 को पेश किया गया। टोटल मीटिंग इसमें 141 दिन तक मीटिंग हुई, या 141 मीटिंग टोटल इसमें थी। हम बात करते हैं संविधान सभा का इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ये इनैक्ट हुआ। 1948 को स्टार्ट हुई। भारत का संविधान बनने के बाद उसे पास करने की एक लंबी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई। आगे इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट असेंबली में 4 नवंबर 1948 को पेश किया। इसके बाद संविधान पर 5 दिन तक चर्चा होती रही, जो 9 नवंबर 1948 तक चली। यह वह समय था जब सभी सदस्यों ने मसौदे पर अपने अपने विचार रखे। सेकंड रीडिंग जो इसकी हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे लंबा और जरूरी हिस्सा था। इसमें संविधान की हर धारा पर विस्तार से बहस हुई। कुल 7,653 अमेंडमेंट इसमें प्रस्तावित किए गए। इनमें से 2,473 संशोधनों पर चर्चा भी हुई। इससे पता चलता है कि संविधान को कितना सोच समझकर और सबकी राय लेकर बनाया गया। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को ये शुरू हुई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा, सभा द्वारा स्वीकृत संविधान पारित किया जाए। ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण दिवस के रूप में प्रस्तावना में दर्ज किया गया। अंगीकरण मतलब जिस दिन अडॉप्ट किया गया हमारा संविधान का अधिनियम। इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को 2015 से संविधान दिवस के रूप में या नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। संविधान का अधिनियम सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं थी। ये सोच समझकर बहस के बाद और सभी की राय लेकर पूरा किया गया। इसके कुछ की पॉइंट्स हम जान लेते हैं। संविधान जब हमारा अडॉप्ट किया गया, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद थी। सबसे पहली थी प्रीएम्बल। इसके साथ साथ 395 आर्टिकल मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त संविधान अडॉप्ट किया गया। 8 अनुसूचियां मौजूद थीं। संविधान का सिंबल था हाथी और पूरे संविधान को पारित होने के बाद इसको प्रस्तावना को अधिनियम किया गया। और संविधान के जो एडवाइजर थे B.N. राव साहब थे, एक बहुत जाने माने कानून या संविधान के ज्ञाता। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में,
यानी संवैधानिक कानून जो बताते हैं कि देश का संविधान कैसे काम करता है और इसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में कुछ सोर्स होते हैं, चलिए उनको एक एक करके आसान भाषा में हम समझते हैं। तो संवैधानिक कानून या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हमारे पास कुछ कुल मिला के 5 चीजें होती हैं, बारी बारी से इनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो इसके अंडर आता है वो है जुडिशियल डिसीजन। जब कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी केस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है तो वो जुडिशियल डिसीजन कहलाता है। जैसे केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, तो ये कोर्ट के फैसले भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट होते हैं। इसके दूसरा जो इसके अंडर आता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मल चेंज या नया एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसे कहते हैं अमेंडमेंट। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू कुछ नए प्रोविज़न इसमें ऐड किए गए। जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट होता है। इसके अंडर तीसरा जो हमने रखा है, इसके अंडर आता है वो है कन्वेंशन या परंपराएं। हर रूल लिखा हुआ नहीं हो सकता, कुछ प्रैक्टिसेस या परंपराएं होती हैं जो सरकारी संस्थाएं फॉलो करती हैं। जैसे प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करता है, ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन फॉलो होता है। ये अनरिटन रूल्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है। आगे जानते हैं कस्टम या प्रथाओं के बारे में। कस्टम यानी लॉन्ग टाइम से चली आ रही प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करती हैं। इनका कोई रिटर्न सोर्स नहीं होता लेकिन ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स बन जाती हैं। ये भी इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काउंट की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री लॉ या पूरक कानून। ये वो लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, उसकी क्लियरिटी देते हैं, या जहां गैप्स हो वहां वो गैप फिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो बताता है कि इलेक्शन कैसे होंगे। ये लॉज डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होते लेकिन उसको अप्लाई करने में मददगार होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या अंतर होता है, संविधान या संवैधानिक कानून में अंतर। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नेंस का बेसिक प्रिंसिपल लिखे होते हैं, जैसे देश का स्ट्रक्चर, पावर और सिटीजन के राइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये उन लॉज का ग्रुप है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन या व्याख्या करते हैं और एप्लीकेशन या अनुपालन से बनते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर इनका नेचर याद पढ़े हम, ये स्टैटिक होते हैं, मतलब इसमें चेंज तभी होता है जब अमेंडमेंट आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये डायनामिक होते हैं, कोर्ट के डिसीजन, कन्वेंशंस और नए इंटरप्रिटेशन से ये इवॉल्व होते रहते हैं। अगर हमने स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप लिमिटेड होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट तक ही ये लिमिट होते हैं। इसका स्कोप ब्रॉड होता है, इसमें जजमेंट भी आते हैं, अमेंडमेंट भी आते हैं, कन्वेंशंस भी आ जाते हैं और कस्टम भी आते हैं। अगर इनके सोर्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950। ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मल्टीपल सोर्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा।
जिसमें रूलिंग, पास्ट जजमेंट, कस्टम और कन्वेंशन सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इनके अगर उद्देश्य की बात करें, ये देश की पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम की फाउंडेशन है। ऑन द अदर हैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करें और कैसे इम्प्लीमेंट या लागू करें। एग्जाम्पल दोनों का एक एक देख लेते हैं। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल्स, नीति निदेशक तत्व, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन बताया गया था। एस आर बोम्मई केस, जिसमें मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट के रूल से रिलेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पार्ट है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधान, संविधानवाद। समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का या संविधानवाद का मतलब होता है कि ऐसी गवर्न ऐसी गवर्नेंस सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। का मेन मकसद है गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और सिटीजन के राइट का सम्मान। सीमित सरकार से हम क्या समझते हैं, या लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पर आइडिया ये है कि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, उसके पास जितनी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के दायरे के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करना है तो बिना वारंट या प्रॉपर रीजन के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। यही है लिमिटेड गवर्नमेंट। सरकार की शक्तियों को कानून या संविधान के माध्यम से सीमित किया जाता है ताकि वो मनमानी ना कर सके। रूल ऑफ लॉ यहाँ पर हमने पढ़ा है, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी इसके सिर्फ तीन एस्पेक्ट हम पढ़ सकते हैं रूल ऑफ लॉ। पहला है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कोई भी अथॉरिटी बिना रीजन के या बिना कानूनी बेस के काम नहीं कर सकती। हर डिसीजन एक लीगल बेसिस पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर किसी मिनिस्टर का बिना टेंडर ले अपना रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट देना, ये आर्बिट्रेरी पावर का मिसयूज है जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर सिटीजन, चाहे वो राजा हो या रंक, कानून के सामने बराबर है। अगर एक एमएलए ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता या ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उस पर भी वही फाइन लगेगा जो कि एक आम आदमी के ऊपर लगता है। तीसरा एस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ का है इंडिविजुअल लिबर्टीज। इंडिविजुअल लिबर्टी में हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, ना धर्म अपनाने और जीवन जीने की आजादी है, जब तक वो दूसरों के राइट्स का हनन ना करे। एग्जाम्पल के तौर पर, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो किसी पॉलिसी के खिलाफ, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आगे पढ़ते हैं हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दुनिया के कई देशों से बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और वर्केबल फ्रेमवर्क बन सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन से सोर्स से क्या क्या लिया गया है या किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा सोर्स से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश एरा का एक एक्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। इससे हमें कई बेसिक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर भी इसी से मिलता है हमको, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी इसी से मिलती है, इमरजेंसी पावर, सेंटर को एक्स्ट्रा पावर,
किसी भी क्राइसिस के दौरान ये भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलती है। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का आइडिया यहीं से आया। गवर्नर का ऑफिस, स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड, जुडिशरी स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट एंड उसके पावर डिफाइन किए गए। ये एक्ट एक ब्लूप्रिंट था जिसे हमने मॉडिफाई करके अपना बना। सेकंड सोर्स जो है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन हमने उसके कुछ मेजर फीचर्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें पीएम गवर्नमेंट को लेड करते हैं, अगुवाई करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है, सब लोग सामने बराबर है। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तीसरा है सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है दो सदनात्मक संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। स्पीकर और उसका रोल भी हमको यहीं से देखने को मिलता है। रिट्स, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो रिट्स हमारे संविधान में मौजूद हैं, वो भी हमको गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ये सारी चीजें हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं हमारे संविधान में क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई हैं। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसने हमें एक मॉडर्न और लिबरल फीचर दिए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, यस, हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड डायरेक्टली इंस्पायर्ड है यूएस के बिल ऑफ राइट्स। हर सिटीजन को बेसिक राइट्स जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन हमको यहीं से देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे जजेस एग्जीक्यूटिव से अलग और सिक्योर पोजीशन में होते हैं ताकि जस्टिस बिना प्रेशर के दिया जा सके। ये हमको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट के अधिकार हैं कि वो किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। प्रियम्बल, प्रस्तावना, वी द पीपल स्टाइल की प्रियम्बल का स्ट्रक्चर भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो वैल्यूज बताता है जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर प्रेसिडेंट अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे तो उन्हें हटाने का प्रोसीजर भी यूएस से लिया गया। हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लाइक इन यूएसए। तो क्लियरली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक स्ट्रॉन्ग राइट बेस्ड और जस्टिस ओरिएंटेड फ्रेमवर्क किया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूएस के बराबर में ही है कनाडा। तो हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से कनाडा एक फेडरल कंट्री है, लेकिन उसका मॉडल थोड़ा डिफरेंट, फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और इसी आइडिया को हमने अडॉप्ट किया, फेडरलिज्म और विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्टेट्स को पावर मिले हैं लेकिन सेंटर के पास ज्यादा कंट्रोल है, जैसे इमरजेंसी के समय या फाइनेंस के मामले के दौरान। रेसिड्यूरी पावर, अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उस पर कानून बनाना सेंटर का ही अधिकार है, न कि राज्य सरकार का। गवर्नर, जो स्टेट का हेड होता है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, यानी सेंटर का इन्फ्लुएंस यहाँ भी है। ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, आर्टिकल 143 के।
कनाडा का मॉडल हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है, यूनिटी के साथ डाइवर्सिटी भी बनाए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ने अडॉप्ट की है कनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल फीचर अडॉप्ट किए हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। इनमें से एक है कंकरेंट लिस्ट। सेंटर और स्टेट दोनों इस लिस्ट के टॉपिक पर लॉ बना सकते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करे। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इन सब पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अक्रॉस द कंट्री कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट में फ्रीली ट्रेड कर सकता है। आर्टिकल 301 फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमको बताता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर डेडलॉक में आ जाएं तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 108 108। आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहाँ से वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए उनसे हमने कुछ सोशली इंपॉर्टेंट फीचर लिए हैं, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तक। ये पार्ट 4 भारतीय संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 का हिस्सा है। ये वो मोरल गाइडलाइंस है जिनका एम है कि एक जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बने। एग्जाम्पल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, सब सी के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सी के अंदर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है राज्यसभा में लोगों का नामांकन। राष्ट्रपति 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड से हैं। ये आयरलैंड के संविधान से ही हमने अडॉप्ट। राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी आयरलैंड से अडॉप्ट किया। सोवियत संघ, यूएसएसआर या रशिया की बात करें, सोवियत मॉडल से हमें सोशल जस्टिस और सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A में मौजूद है। ये ड्यूटीज हर नागरिक के लिए मैंडेटरी हैं, जैसे देशभक्ति, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट। ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया, इसमें के बाद भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये वैल्यूज डायरेक्टली प्रीएम्बल में लिखी गई हैं और सोवियत सोशलिज्म से प्रभावित। अगला है प्लानिंग कमीशन। इंडिया ने अपना डेवलपमेंट प्लान के लिए सोवियत स्टाइल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल किया। हालांकि प्लानिंग कमीशन को अब रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग। वीमर या जर्मनी के संविधान की बात करें, वीमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन 20वीं सेंचुरी का यूरोप का एक मॉडर्न डॉक्यूमेंट था और हमने उससे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए, जैसे कि एक इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। जैसे जर्मनी में प्रेसिडेंट को इमरजेंसी के दौरान एक्स्ट्रा पावर मिलती थी, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए। एग्जाम्पल के लिए हम नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को ले सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी के समय कुछ फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 19 या आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी जर्मनी से इंस्पायर्ड। ये फीचर्स इंश्योर करते हैं कि जब देश को क्राइसिस हो तब गवर्नमेंट क्विकली रिएक्ट कर सके, लेकिन मिसयूज से बचने के लिए सेफगार्ड भी लगाएगा। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक चीज ली गई है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2
के बाद बना और उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक फीचर दिया, वो है प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी बिल का इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, वोटिंग और राष्ट्रपति के द्वारा सहमति, ये पूरा स्ट्रक्चर जापानीज मॉडल से इंस्पायर। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि लॉ मेकिंग ऑर्डरली और डेमोक्रेटिक तरीके से हो। साउथ अफ्रीका के संविधान से भी हमारी संविधान में चीजें ली गई हैं। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन काफी मॉडर्न है, 1996 में आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किए। प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1996 में आया, लेकिन वहां पर पहले से भी कुछ चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी, लेकिन उसी टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब वहां पे ब्रिटिश का राज था उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की चीजें वहां से ली गई हमारे संविधान में। साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का क्लियर स्ट्रक्चर मेथड दिया गया है आर्टिकल 368 के। कुछ अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से, और कुछ में स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी हर एमएलए की वोट वैल्यू और प्रेफरेंस के बेसिस पर राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होते हैं। ये डेमोक्रेटिक और फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है, साउथ अफ्रीका मॉडल से लिया। आइए अब जानते हैं आज के लेक्चर पे आधारित यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम देखेंगे ये यूपीएससी के द्वारा साल 2014 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी संविधानात्मक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल। यहाँ पर हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं। लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, या एक संविधानात्मक सरकार वह होती है जो राज्य के अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, इसका आंसर आई होप जानते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि संविधानात्मक सरकार वह होती है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। स्टेट की अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाना ये एक संविधानात्मक सरकार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा कि रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर, हमने अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ रहे थे, जब हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा था, कि वैसे आगे डिटेल में हम रूल ऑफ लॉ पर एक पूरा लेक्चर आधारित है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है हमने, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कानून के शासन की मुख्य विशेषता क्या है? शक्तियों की सीमा, यस। लिमिटेशन ऑफ पावर। सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस, ये भी है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। और नंबर 4 है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो इसमें नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन 1 2 4 इसमें शामिल हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। साल 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन कि संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। सेकेंड ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी इस दिन सेटअप नहीं हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें वो होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। साल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, उसको भी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संवैधानिक सरकार से आप क्या समझ सकते हैं। वो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट भी नहीं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट भी नहीं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि संवैधानिक सरकार वो होती है जो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को अनब्राइडल्ड पावर ना दे पाए, वही लिमिटेड वही होती है संवैधानिक सरकार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। साल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन ये भी हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री का मेन मकसद क्या होता है। पहला, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ। नहीं, इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट। नो, इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ हमारा मिलता जुलता है। लिमिटेशन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने लिमिटेशन देखा था, आगे इस क्वेश्चन में भी हमने लिमिटेशन देखा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी, कि संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरीके से ये दर्शाता है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। परिभाषित करने के साथ साथ ये सरकार की शक्तियों को सीमित भी करता है। साल 2021 का क्वेश्चन भी समहाउ ऐसा ही है जैसा हमने अभी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स संघीय ढांचे वाली राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार। नो, ऐसी सरकार जिसके मुखिया को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी सरकार जिसके मुखिया को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हो। नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। देखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट ही तीनों क्वेश्चन का आंसर था, तीनों के तीनों प्रीवियस क्वेश्चंस का आंसर लिमिटेड गवर्नमेंट ही था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन क्वेश्चन यह है संविधान सभा के पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कुछ ही टाइम के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका स्थान लिया। इसका आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।